शहर के एक शांत मोहल्ले में एक 3 मंजिला मकान में रौनक अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और परिवार की गिनती मध्यम वर्गीय परिवारों में होती थी। घर में हमेशा सुख शांति का माहौल रहता था और रौनक को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी। उसके माता पिता ने उसे प्यार और भरोसे से पाला था। कभी उस पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं डाला था। रौनक पढ़ाई में हमेशा से अव्वल था। वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। उसके माता पिता ने कभी उसे काम करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे उसे अपनी इच्छा से आगे बढ़ने देना चाहते थे। ग्रेजुएशन के बाद रौनक ने शहर में नौकरी की तलाश शुरू की। कुछ इंटरव्यू दिए, पर बात नहीं बनी। वो थोड़ा मायूस जरूर हुआ, पर घर में उसे हमेशा तसल्ली ही मिली। कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल मिल जाएगी नौकरी, माँ कहती। हमारा तो गुजारा चल ही रहा है। तेरे बाबूजी भी काम कर रहे हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं, नौकरी मिल जाएगी। उसके माता पिता ने उस पर कभी कोई दबाव नहीं डाला था। उसे हमेशा अपनी पसंद का रास्ता चुनने की आजादी दी थी। रौनक जानता था कि वो घर के पास ही कोई और काम भी देख सकता था, पर उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी, जो उसे कुछ अलग करने को उकसाती थी। अभी रौनक शहर में नौकरी की तलाश में जुटा ही था कि एक दिन उसके पड़ोस में उसका बचपन का जिगरी दोस्त राहुल आया। राहुल सालों से अमेरिका में था और अब कुछ दिनों के लिए घर लौटा था। राहुल के महंगे कपड़े, उसका स्टाइल, उसके हाथ में विदेशी तोहफे और उसकी बातों में परदेश की चकाचौंध साफ झलक रही थी। अरे रौनक, तू अभी तक यहीं फंसा है? राहुल ने अपनी गाड़ी से उतरते ही कहा। देख, मैं कहां से कहां पहुंच गया हूँ। वहां तो पैसों की बारिश होती है। इंडिया में तेरे जैसे टैलेंट की कोई कदर नहीं। यहाँ तो बस धक्के खाने पड़ते हैं। तू भी आ जा, अमेरिका में तेरी किस्मत खुल जाएगी। राहुल के घर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ लगी थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। देख लो, वर्मा जी का लड़का कितना कामयाब हो गया। रौनक ये सब देख रहा था और उसके मन में एक नई आग सुलगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत की असली कद्र भारत में नहीं, बल्कि विदेश में है। एक दिन रात को रौनक ने अपने माता पिता से बात की। माँ, बाबूजी, मैं सोच रहा हूँ मुझे भी विदेश जाना चाहिए। यहाँ मुझे लगता है कि मेरे टैलेंट की कदर नहीं हो रही। राहुल भी कह रहा है वहाँ बहुत मौके हैं। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। क्या कहता है बेटा? इतनी दूर अकेला कैसे रहेगा यहाँ हमें छोड़कर? बाबूजी ने कहा। बेटा, हमने सारी जिंदगी यहीं गुजारी है। बुढ़ापे में हम किसके सहारे रहेंगे? तू ही तो हमारा इकलौता सहारा है। रौनक ने उन्हें समझाने की कोशिश की। आप चिंता क्यों करते हो? मैं पैसे भेजूंगा, आपका ख्याल रखूंगा। आप लोग यहाँ आराम से रहना। लेकिन उसकी बातों में वो गर्माहट नहीं थी जो उसके माता पिता चाहते थे। आखिर में माँ ने बाबूजी की तरफ देखा। बाबूजी ने एक लंबी सांस भरी और बोले, ठीक है बेटा, अगर तेरा मन है तो जा। बस अपना ख्याल रखना। हम यहाँ तेरा इंतजार करेंगे। उन्होंने बेटे की आंखों में चमक देख ली थी, जिसे वे बुझाना नहीं चाहते थे। उन दोनों ने अपने कलेजे के टुकड़े को आंखों से दूर भेजने के लिए बुझे मन से ही सही, पर खुद को मना ही लिया। रौनक विदेश चला गया। शुरुआती दिन संघर्ष भरे रहे। नई जगह, नया कल्चर और अकेलेपन का सामना। उसे छोटे मोटे काम करने पड़े। कभी कभी तो भूखे भी सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपने देश लौटकर वापस नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। फिर उसकी मुलाकात एक अमीर परिवार की लड़की से हुई, जिससे उसने शादी कर ली और वहीं सेटल हो गया। उसने अपने माता पिता को फोन पर ही अपनी शादी की खबर दे दी। अब रौनक की जिंदगी बदल चुकी थी। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, आलीशान पार्टियां। वो एक कामयाब अप्रवासी बन चुका था। भारत में फोन करना भी उसे कभी कभी बोझ लगने लगा था। माता पिता के फोन आते तो वो जल्दी जल्दी ही बात निपटा देता। हाँ माँ, सब ठीक है। आपको पैसे तो मिल ही गए होंगे। मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। लेकिन वो बात कभी नहीं आता। बेटा, पैसे तो मिल गए, लेकिन तू बता, सब ठीक है? माँ बात करने की कोशिश करती। माँ, अब फोन रखो, मुझे काम है। वो हर महीने पैसे भेज देता था।
कभी कभार कुछ महंगे तोहफे भी। उसे लगता था कि पैसों से सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, पर वो भूल गया था कि रिश्तों में पैसों से ज्यादा अपनापन और भावनात्मक सहारा मायने रखता है। उसके माता पिता के लिए अब वो एक विदेशी बेटा था जो बस पैसे भेजता था, पर उनसे दूर था। उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन पाया था। भारत में रौनक के माता पिता अकेले रह गए थे। घर में चहल पहल खत्म हो चुकी थी। उन्हें रौनक द्वारा भेजे गए पैसे मिलते थे, लेकिन वो अकेलापन उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। माँ की तबीयत कभी ठीक रहती, कभी बिगड़ जाती। बाबूजी को भी अब ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था। घर के छोटे मोटे काम, बाजार जाना, दवाइयां लाना, ये सब पहाड़ जैसे लगते थे। वे सोचते किसके साथ बैठें, किससे बातें करें। उनकी आंखों में अक्सर एक अनकहा सूनापन तैरता रहता। रौनक का एक दोस्त था, केतन। केतन और रौनक बचपन के साथी थे, लेकिन केतन ने शहर में रहकर ही अपना छोटा मोटा काम शुरू किया था। केतन रौनक के माता पिता को अपने खुद के माँ बाप जैसा मानता था। रौनक के माता पिता ने भी कभी उन दोनों में कोई फर्क नहीं किया था। वो भी उसको अपना बेटा मानते थे। वो हर सुबह उनके घर आ जाता, उनका हालचाल पूछता। माँ जी, बाबूजी कैसे हो? कोई काम तो नहीं है? माँ कभी कहती, बेटा आज सब्जी ले आता, तो बाबूजी कहते, आज दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। केतन बिना कहे सारे काम कर देता। वो उनके लिए चाय बनाता, उनके साथ बैठकर घंटों बातें करता। उनकी उदास आंखें अब केतन को देखकर चमक उठती थी। एक दिन केतन ने देखा कि घर में दो ही प्राणी हैं और वो भी उदास रहते हैं। उसने सोचा, ये कब तक अकेले रहेंगे? रौनक के वापस आने की तो कोई उम्मीद लग नहीं रही अभी। केतन ने उन दोनों से कहा, अंकल आंटी, आप लोग कब तक ऐसे अकेले रहेंगे? रौनक तो परदेश चला गया, पता नहीं कब आएगा। मैं वैसे तो यहीं रहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर घर में और कोई होता तो आपका भी मन लगा रहता। केतन ने उनके घर का थोड़े हिस्से में जहाँ जरूरत थी वहां मरम्मत करवाई। नीचे का हिस्सा उनके रहने लायक बनाकर फिर उसने ऊपर का हिस्सा दो छोटे मध्यम वर्गीय परिवारों लायक बनाकर किराए पर दिलवा दिया। अब घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी थीं। परिवारों का आना जाना लगा रहता था। किराएदार परिवारों की महिलाएं भी माँ जी का बहुत ध्यान रखती थीं। उनके साथ बैठती थीं, उनकी मदद करती थीं। घर में फिर से रौनक लौट आई थी। माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी। केतन की पत्नी माधवी नेक दिल की थी। वो भी माँ जी और बाबूजी का सम्मान करती थी और केतन की मदद को गलत नहीं मानती थी। लेकिन एक दिन माधवी की माँ उससे मिलने आई और कुछ दिन वो वहीं रुकी थी। 2-4 दिन में ही माधवी की माँ ने अपनी बेटी के कान भरना शुरू कर दिया। माधवी, तू क्यों इतना उनकी सेवा करती है? उनका अपना बेटा तो परदेश में ऐश कर रहा है, उसे तो कोई परवाह नहीं। ये उनका घर है, तुम क्यों दूसरों के लिए इतना करती हो? अपना देखो, अपने बच्चों का देखो। दामाद जी को क्या मिल रहा है ये सब करके? क्यों दूसरों के लिए इतना खट रहे हो? अपने पति से कहो कि अपने काम में ध्यान लगाया करे। धीरे धीरे माधवी के मन में भी संदेह और हल्की सी नाराजगी आ गई। उसका व्यवहार थोड़ा बदल गया। वो माँ जी और बाबूजी के साथ पहले जितनी खुशी से नहीं बैठती थी और केतन को भी हल्की फुल्की बातें सुनाने लगी थी। एक शाम जब केतन घर आया तो उसने महसूस किया कि माधवी कुछ परेशान है। क्या बात है? उसने पूछा। माधवी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम भी कमाल करते हो। अपने माँ बाप की सेवा तो करते ही हो, अब पड़ोसियों की भी करने लगे हो। लोग क्या कहेंगे? केतन ने ये सुना और एक पल को चुप हो गया। उसकी आंखों में एक गहरी भावना उमड़ आई। उसने माधवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाया। उसकी आवाज में दर्द भी था और दृढ़ता भी। माधवी, उसने कहा, क्या तुम जानती हो रिश्तों का मतलब? हम बचपन से उनके साथ रहे हैं। उन्होंने मुझे बेटे जैसा प्यार दिया है। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और जब कभी हमारे घर में कभी खाना नहीं बन पाता था तो यही माँ जी मुझे खाना खिलाती थी। बाबूजी मुझे कंधे पर बिठाकर घुमाते थे। माँ बाबूजी ने कभी भी मुझे रौनक से कम नहीं समझा।
कितनी बार मेरे स्कूल की फीस, किताबों का खर्च तक बाबूजी ने किया। मेरे पिता को उनकी दुकान खोलने में मदद की। विषम परिस्थितियों में हमेशा हमारे परिवार की ढाल बनकर खड़े रहे, लेकिन कभी एहसान नहीं जताया। हमेशा यही कहते रहते थे मेरे पिता से, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई है, और ये परिवार, ये सिर्फ तेरा नहीं, ये मेरा भी परिवार है। उसकी आवाज थोड़ी तेज हुई। तुम क्या समझोगी, ये सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है जो माँ बाप और बेटे को जोड़ता है। रिश्तों का मतलब होता है प्यार, अपनापन और एक दूसरे के लिए खड़ा होना। जैसे मेरे खुद के माँ बाप मेरा परिवार हैं, वैसे ही ये अंकल आंटी भी मेरा परिवार हैं। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, प्यार दिया है, उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज मैं उनके साथ नहीं खड़ा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उनका बेटा परदेश में हो सकता है, लेकिन मैं यही हूँ और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और तुम भी कभी मत भूलना, ये भी मेरा परिवार है। कहते कहते केतन की आंखों से आंसू बह निकले। माधवी ने केतन की आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द था, समर्पण था और एक अटूट विश्वास था। उसने केतन के शब्दों में सच्चाई महसूस की। उसकी माँ की बातों का जहर केतन की सच्ची भावनाओं के सामने फीका पड़ गया। माधवी ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की थी और उसके पति का दिल कितना बड़ा था। लेकिन केतन ने माधवी से कहा, माधवी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो। अगर मैंने तुम्हें पहले ही माँ, बाबूजी और अपने परिवार के बीते दिनों के बारे में बताया होता तो तुम कभी गलत ख्याल मन में नहीं लाती। माधवी ने केतन से कहा, माँ बाबूजी के साथ कुछ वक्त बिताने से उनका अकेलापन थोड़ा कम हो जाता है, तो अब से मैं भी आपके साथ हूँ। आज भी रौनक विदेश में है। बाहर से देखने पर वो एक कामयाब बेटा है, अपने परिवार में खुश है। लेकिन अगर कभी वो अपने आलीशान घर में अकेला होता होगा तो क्या कभी उसे अपने बूढ़े माता पिता और शहर में छूटे उस घर की याद आती होगी जहाँ अब कोई और उनका ध्यान रखता है। भारत में रौनक के माता पिता अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। उनके पास रौनक द्वारा भेजे गए पैसे हैं, लेकिन सबसे बढ़कर उनके पास केतन जैसा बेटा है। उन्हें एहसास है कि रिश्तों का सच्चा मोल पैसों में नहीं बल्कि प्यार, परवाह और अपनेपन में होता है। केतन बिना किसी खून के रिश्ते के उनका सच्चा परिवार बन जाता है। वो नायक है, एक ऐसा नायक जिसके दिल में दूसरों के लिए जगह है और जिसने साबित किया कि ये भी मेरा परिवार है। रौनक विदेश में अपनी आलीशान जिंदगी में खोया हुआ था। दिन में काम और रात को पार्टियों में व्यस्त। एक रात पार्टी से लौटते हुए वो अकेले अपने बड़े बड़े ड्राइंग रूम में बैठा था। घर की दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स, चमकते झूमर और शोर शराबे के बीच अचानक उसे गहरी खामोशी ने घेर लिया। फोन उठाया तो कॉल लॉग में माँ और बाबूजी के पुराने मिस्ड कॉल दिखे। उसने याद करने की कोशिश की कि कब आखिरी बार दिल से उनसे बात की थी। उसे सिर्फ यही याद आया कि उसने कहा था, माँ मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। उसकी आंखों के सामने बचपन के दृश्य तैरने लगे। बाबूजी का हाथ पकड़कर स्कूल जाना, माँ का हाथ से बना हुआ खाना और घर की वो चौखट जिस पर खेलते खेलते गिरने पर माँ ने आंसू पोंछे थे। उसी वक्त उसके ईमेल पर केतन का मैसेज आया, भाई माँ जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, अस्पताल में हैं, बाबूजी भी बहुत टूट गए हैं, अगर आ सके तो तुरंत आ जा। रौनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल धड़कने लगा। उसने टिकट बुक किया और अगले ही दिन भारत पहुंच गया। अस्पताल के कमरे में जब उसने माँ का चेहरा देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ ने कमजोर हाथों से उसका चेहरा छुआ और सिर्फ इतना कहा, बेटा तू आ गया। बाबूजी पास खड़े थे। उनकी आंखों में नाराजगी नहीं थी, बस एक गहरा दर्द था। माँ के पास केतन और माधवी भी खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, माँ जी अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन इन्हें प्यार और देखभाल की सख्त जरूरत है। रौनक को उस पल एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता को सबसे बड़ी चीज से वंचित कर दिया था, अपना साथ, अपना समय और अपना स्नेह। उसने केतन को गले लगा लिया और कहा, भाई तूने मेरे माँ बाप का जो साथ दिया वो मुझसे कभी नहीं हो पाया। मैं शायद बेटा होकर भी वो नहीं कर पाया जो तूने बिना खून के रिश्ते के कर दिखाया।
आज समझ आया कि दौलत और कामयाबी से बड़ा सबसे कीमती खजाना अपने माता पिता का प्यार होता है। केतन ने मुस्कुराते हुए कहा, रौनक, अभी भी देर नहीं हुई है। रिश्ते संभल सकते हैं अगर दिल से निभाए जाएं। उस दिन के बाद रौनक ने विदेश की नौकरी छोड़ दी। वो शहर लौट आया, अपने माता पिता के साथ रहने लगा। उसने यही काम शुरू किया, बड़ा न सही लेकिन संतुष्टि देने वाला। अब शाम को जब घर की बालकनी से मोहल्ले के बच्चे खेलते दिखते तो माँ बाबूजी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान होती। रौनक वहीं पास बैठा उनकी बातें सुनता। केतन और माधवी साथ होते। रौनक को अब समझ आया कि असली घर वही है जहाँ अपनी हो, चाहे साधन कम हो। रौनक आखिरकार लौट आया और उसने ये जान लिया कि रिश्तों का मूल्य पैसे से कहीं ऊपर है। विदेश में उसने बहुत कुछ पाया, लेकिन वो सबसे कीमती चीज खो बैठा था, अपने माँ बाप का साथ। केतन ने ये साबित कर दिया कि खून से नहीं, दिल से निभाए गए रिश्ते ही असली परिवार होते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।